तो दोस्तों आज हो गया 21 अक्टूबर 2024। महाराष्ट्र समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में बीजेपी ने कुल 99 कैंडिडेट के नाम की घोषणा की है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा से मैदान में उतरेंगे। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से 12 सीटें मांगी है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 19 अक्टूबर को धुले विधानसभा सीट से उम्मीदवार की घोषणा की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने एमवीए से 12 सीटें मांगी है। सीटों की डिटेल्स भी उन्हें भेज दी गई है। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए महागठबंधन ने रविवार को अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक तरारी से भाकपा माले के उम्मीदवार राजू यादव होंगे। वहीं बेलागंज से आरजेडी उम्मीदवार विश्वनाथ यादव होंगे। विश्वनाथ यादव सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे हैं। घोषणा के मुताबिक रामगढ़ से आरजेडी के उम्मीदवार अजीत कुमार सिंह होंगे। अजीत सिंह जगदानंद सिंह के बेटे हैं। इसके अलावा इमामगंज से आरजेडी उम्मीदवार रोशन कुमार मांझी उर्फ राजेश मांझी होंगे। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता अरशद राणा ने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट डाली है, जिसमें उन्होंने एमआईएम पार्टी ज्वाइन करने की बात कही है। साथ ही पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुलाकात का वीडियो भी प्रसारित किया है। अरशद राणा ने दावा किया है कि असदुद्दीन ओवैसी ने मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं कांग्रेस ने अरशद राणा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा ने बताया कि काफ़ी दिनों से पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते अरशद राणा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से शनिवार शाम को पहली लिस्ट जारी की गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष चंपाई सोरेन को सरायकेला से उम्मीदवार बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा तो इंडिया अलायंस में शामिल दलों के साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर उसकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़ी थी, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगे झटके के बाद कांग्रेस को अपने सहयोगियों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि इंडिया अलायंस की एकता और अखंडता खतरे में है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भले ही मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया हो, लेकिन इसको लेकर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि कथित तौर पर बंगले में लगाए गए 10-12 लाख की कीमत वाले टॉयलेट सीट गायब हो गए हैं। भाजपा इससे पहले भी बंगले पर गलत तरीके से करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगा चुकी है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में रविवार को मुंबई पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने नवी मुंबई से एक कबाड़ व्यापारी को गिरफ्तार किया। इस पर शूटरों को हथियार मुहैया करने का आरोप है। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में ये 10वीं गिरफ्तारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा के नवनिर्मित एयरपोर्ट का वर्चुअल उद्घाटन किया। रीवा मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रीवा एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन के उद्घाटन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिवाली का उपहार बताया है। हरियाणा की भाजपा सरकार ने पहले ही कैबिनेट मीटिंग में अनुसूचित जाति आरक्षण में उप वर्गीकरण लागू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि उससे उन दलित जातियों को लाभ मिल सकेगा जो अब तक आरक्षण से वंचित रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को एससी आरक्षण के वर्गीकरण का अधिकार दिया था। उसी फैसले के आधार पर भाजपा सरकार ने कैबिनेट में ये निर्णय लिया है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती इस फैसले पर भड़क गई है। उन्होंने कहा है कि ये आरक्षण को ही ख़त्म करने की साजिश का हिस्सा है। इसके अलावा समाज में बंटवारे का प्रयास है। इजराइल एक साथ लेबनान, गाज़ा और ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। ईरान के खिलाफ इजराइल ने अभी सीधी लड़ाई हालांकि शुरू नहीं की, लेकिन मीडिया रिपोर्ट है कि इजराइल कभी भी ईरान को दहलाकर युद्ध का आगाज़ कर सकता है। इस बीच लेबनान में हवाई हमले और ज़मीनी आक्रमण के बीच हिजबुल्लाह में हाहाकार मचा हुआ है। चीफ हसन नसरुल्लाह समेत हिजबुल्लाह के कई कमांडरों के मारे जाने के बाद समूह के डिप्टी और भावी चीफ नईम कासिम को अपनी मौत का डर सता रहा है। हिजबुल्लाह के उपनेता कासिम ने लेबनान छोड़ दिया है। रिपोर्ट है कि वो इजरायली हमलों के डर से
तेहरान में रह रहे हैं और ईरानी सरजमी से ही इजराइल को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनावी हलचल तेज है। इसी कड़ी में एमआईएम ने महाविकास अघाड़ी में शामिल होने का लिखित प्रस्ताव दिया है। 28 सीटों की सूची सौंपी गई है। 10 सितंबर को यह प्रस्ताव रखने के बाद एमआईएम के प्रदेश प्रमुख इम्तियाज़ जलील की महाविकास अघाड़ी के नेताओं के साथ 2 सकारात्मक बैठकें होने की भी खबर है। एमआईएम ने यह लिखित प्रस्ताव उद्धव ठाकरे को छोड़कर कांग्रेस एनसीपी प्रमुखों को भेजा है। एमआईएम ने उन सीटों की सूची तैयार की है जहां मुस्लिम और दलित निर्वाचन क्षेत्र अधिक है। इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि एमआईएम उन सीटों पर एमवीएस से चर्चा और समझौता करने को तैयार है। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी लॉन्च की है। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो 1 घंटे में बिहार में शराबबंदी ख़त्म कर देंगे। उनके इस बयान पर उनके विरोधी हमलावर हो गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पूरे बिहार को प्रशांत किशोर शराबी बनाना चाहते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन पार्टी बनाते हैं, शराबबंदी ख़त्म करने की बात कहकर गांधी जी का अपमान करते हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष इन दिनों विदेश यात्रा पर है। पत्नी और बेटी के साथ दुबई की सैर कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी राजनीति जारी है। एक बार फिर बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक जेडीयू सांसद का वीडियो पोस्ट करके उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में अधिकारी किसी से नहीं डरते। यही वजह है कि डीएम एसपी की बात छोड़िए, छोटा बाबू भी सांसद का फ़ोन नहीं उठाता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री किसी से भी फीडबैक नहीं लेते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खamenei ने शुक्रवार की नमाज का नेतृत्व करते हुए लोगों को संबोधित किया। वे 5 सालों में पहली बार जुमे की नमाज अदा करके सार्वजनिक रूप से संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इजराइल पर हमला बोलते हुए कहा कि अरब के मुसलमान देशों को ईरान का साथ देना चाहिए और मुस्लिम देशों का एक ही दुश्मन है और उसे मिलकर हराना होगा। हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान की ओर से दागी गई इजराइल पर मिसाइलों को लेकर भी खamenei ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने हमले को कानूनी और वैध बताया है। उन्होंने कहा है कि कुछ रात पहले हमारे सशस्त्र बलों का अभियान पूरी तरह से कानूनी और वैध था। अपने संबोधन में आयतुल्लाह अली खamenei ने कहा है कि हम इजराइल को जवाब देने में ना तो देर करेंगे और न ही जल्दबाजी। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में नए राजनीतिक दल का ऐलान कर दिया है। राजधानी पटना में भारी जनसमूह के सामने पार्टी की नीति, नेता और नेतृत्व का खाका पेश करते हुए प्रशांत किशोर ने बताया है कि किस तरह वो बिहार की दशा और दिशा बदलना चाहते हैं। उन्होंने भाजपा, आरजेडी और जेडीयू जैसे दलों को निशाने पर रखते हुए कहा कि अभी तक बिहार में लोग बच्चों की शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट नहीं करते थे। यूपी के बरेली में संचालित हो रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया है। धमाके से आसपास के 5 मकान गिरकर धराशायी हो गए हैं। एक बच्चा समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। मलबे में अभी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की खबर पाकर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले का सामना कर रहे कांग्रेस विधायक धर्म सिंह को बुधवार तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा न करने की स्थिति में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पानीपत के एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। याचिका में कहा गया है कि एजेंसियां धर्म सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद वो हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे थे।